गरीब दर्जी ननंद की 5 भाभियों की सोने की ड्रेस। सुजाता अपने छोटे से झोंपड़ी जैसे घर में अपनी बेटी कविता, 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, राहुल, अजय और 5 बहुएं रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता के साथ रहती है। सुजाता बहुत गरीब होते हैं। सुजाता के परिवार का गुजारा उसके 5 बेटों की कमाई से ही होता था। वो 5 उसी गांव में एक अनाज के कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन सवेरे सुजाता अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकालती है। अरे माँ, ये तो आपकी सिलाई मशीन है जिस पर आप बहुत सालों पहले सिलाई का काम करती थी। हाँ बेटा, ये सिलाई मशीन मेरी माँ ने मुझे दहेज में दी थी। इसके ऊपर कपड़े सीकर ही तेरे पिताजी और मैंने कई सालों तक अपना गुजारा किया था। माँ जी, लाइए हम इस मशीन को अच्छे से साफ कर देते हैं। रिया और कविता दोनों मिलकर उस मशीन को साफ करने लगते हैं। दिया, चाय नाश्ता बना कि नहीं? हमें कारखाने जाने में देर हो रही है। जी बस अभी लाती हूँ। रमेश बेटा, तुम 5 तो जानते हो ना कि हम कितनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब आगे चलकर हमें कविता की भी शादी करवानी है, तो तुम अभी से ही पैसा जमा करना शुरू कर दो। माँ, हमारी आमदनी कितनी कम है। जो पैसा हम कमाते हैं वो सब तो घर में खर्च चला जाता है। माँ, अभी तो कविता की शादी को बहुत समय है, जब का तब देख लेंगे। तभी 5 भाई चाय नाश्ता करके रोज की तरह अपने कारखाने चले जाते हैं। इधर 5 की पत्नियां अपनी ननंद कविता के साथ घर के काम में लग जाती हैं। सुजाता के परिवार वाले एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से खुशी खुशी रहते थे। वो गरीब जरूर थे, पर एक दूसरे के प्रति उनका प्यार उन्हें कभी गरीबी का एहसास नहीं होने देता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शाम को, जी सुनिए, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। ठीक है रिया, कल मालिक हमारी पगार देंगे तो हम ले आएंगे कल राशन। बेटा, कल मेरी दवाई भी ले आना, मेरी दवाई खत्म हो गई है। हाँ माँ, वो मैं ले आऊंगा। रमेश, सुरेश, महेश ये तीनों की कमाई से घर के राशन में और बाकी काम हो जाते थे, और राहुल, अजय की कमाई से सुजाता की दवाई और घर का लाइट का बिल जमा हो जाता था। अगले दिन शाम में 5 भाई उदास अपने घर आते हैं। क्या हुआ जी, आप 5 इतने उदास क्यों हो और आप राशन नहीं लाए? रिया, हम कहाँ से लाएं राशन? हम जिस कारखाने में काम करते हैं वो कारखाना पूरा जलकर खाक हो गया। उस कारखाने के मालिक का बहुत नुकसान हो गया। हाँ माँ, अब हमारी महीने भर की आमदनी भी गई और साथ में हमारा काम भी चला गया। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? अब क्या होगा माँ? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? कैसे होगा अपना गुजारा? बड़ी मुश्किल से तो हमें इस गांव में एक काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। 5 भाई एक साथ बेरोजगार बनकर घर में बैठ चुके थे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सुजाता और उसके परिवार वालों को अब भूखे रहकर अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। वो बची बासी सूखी रोटियां खाकर ही अपना पेट भर रहे थे। एक दिन सवेरे, भाइयों, हम अपने गांव में कोई काम तलाश करके आते हैं ना, शायद हमें कोई काम मिल जाए। तभी 5 भाई गांव में काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। माँ, रिया भाभी और मुझे तो सिलाई का काम आता है, तो हम गांव वालों से जाकर कहते हैं कि हम सिलाई का काम करते हैं। अगर हमें भी सिलाई का काम मिलने लगा तो घर में थोड़े पैसे आ जाएंगे। तभी कविता, रिया गांव में जाते हैं और गांव वालों को अपनी सिलाई के काम के बारे में बताते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। न कविता, रिया को कोई काम मिला, न 5 भाइयों को उस गांव में कोई काम मिला। एक दिन रात में, माँ, इस गांव में तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। इसी के लिए हम 5 भाई शहर जा रहे हैं। सुना है शहर में बहुत काम है, हम वहीं से आपको पैसे भेज दिया करेंगे। जी, आप शहर में कैसे रहोगे? वहाँ आपका खाना पीना, कपड़े धोना, ये सब कौन करेगा? अनीता, वो हम सब कर लेंगे। उसके बाद अगले ही दिन 5 भाई शहर चले जाते हैं। और तभी सुजाता की 5 बहुएं फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं के पास पानी लेने जाती हैं। वहां गांव के कई सारे लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे। अरे देखो गाँव वालों, ये सुजाता की बहुएं तो कैसी भिखारी की तरह हो गई हैं। अरे शीला बहन, आपको पता नहीं चला क्या? सुजाता और उसकी 5 बहुओं के भूखे रहने के दिन आ गए हैं। इनके पतियों का काम भी नहीं चल रहा। फिर तो ये पनौती है। हटो यहाँ से 5, कहीं तुम्हारी मनहूसियत हम पर ना लग जाए। गांव वाले सुजाता की बहुओं को वहां से भगा देते हैं। तभी 5 घर आकर सुजाता को सारी बात बताते हैं। क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां लिखी हुई है? माँ, क्या बनाऊं खाने में? घर में तो केवल अब एक ही बासी रोटी बची है और सारा राशन भी खत्म हो चुका है। पता नहीं तेरे 5 भाइयों को शहर में काम मिला कि नहीं।
भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, इस गरीबी में जीवन बिताने में बहुत तकलीफ हो रही है हमें, हमारी सहायता कीजिए भगवान जी। तभी एक बुजुर्ग आदमी फटे पुराने कपड़ों में सुजाता के घर आते हैं। बिटिया कुछ खाने को दे दे, काफी दिनों से मैं भूखा हूँ, भूख के कारण मेरी हालत खराब होने लगी है। अरे बाबा, यहाँ हम भी काफी दिनों से भूखे हैं, हम गरीब क्या देंगे आपको खाने में। कुछ भी दे दे बिटिया, बहुत भूख लगी है। बाबा, हमारे घर में केवल एक ही सूखी रोटी है, हम सब भी आपकी तरह ही काफी दिनों से भूखे हैं। वही रोटी नमक और पानी के साथ दे दे बिटिया, कम से कम मेरी भूख तो मिट जाएगी। तभी कविता अपने घर में रखी एक बासी रोटी लाकर उस बुजुर्ग आदमी को दे देती है। तभी वो बुजुर्ग आदमी वही पानी में डुबोकर रोटी को खा लेता है। बिटिया मेरे ये कपड़े कितने फट चुके हैं, जरा मेरे कपड़ों को सी देना। ऐसे फटे कपड़े पहनकर घूमने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बाबा, हमारे पास सिलाई मशीन है पर धागा नहीं है। बिटिया मेरे पास धागा है। तभी बुजुर्ग आदमी अपनी जेब से एक धागे की रील निकालकर कविता को दे देता है। तभी कविता उस धागे से अपनी सिलाई मशीन पर उस बुजुर्ग आदमी का फटा कुर्ता सी देती है। ये लीजिए बाबा, आपका धागा। नहीं बेटिया, ये धागा तू अपने पास ही रख। आज तूने एक भूखे को खाना खिलाकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं तुझे अपना ये धागा दे रहा हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी धागा है। इस धागे से अगर सच्चे और नेक मन से तू कोई कपड़ा सिएगी तो वो कपड़ा इस धागे से सोने का कपड़ा बन जाएगा। इतना कहकर बुजुर्ग आदमी वहां से चले जाते हैं। अरे बिटिया, तू कहाँ ये धागा लेकर बैठी है, फेंक दे इस धागे को, ऐसे कई लोग आते हैं। कविता उस धागे को संभाल कर रख लेती है। अगले दिन घर का काम करते करते अचानक रिया का कुर्ता किसी चीज में अटक कर फट जाता है। ये क्या हो गया, एक ही तो कुर्ता अच्छा था मेरे पास, वो भी फट गया। कोई बात नहीं भाभी, लाइए मैं इसे सी देती हूँ। तभी कविता बाबा के दिए उसी धागे से रिया का कुर्ता सी लेती है। थोड़े समय बाद जब रिया उस कुर्ते को पहनती है तो उसके पहनते ही वो कुर्ता सोने का कुर्ता बन जाता है। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये कुर्ता सोने का कैसे बन गया? जी ढानी जी, आपका ये कुर्ता सोने का कैसे बन गया? भाभी, लगता है वो बाबा की बात सच हो गई। बाबा ने ही कहा था ना कि ये धागा चमत्कारी धागा है। सब उस सोने के कुर्ते को देखकर बहुत खुश होते हैं। कविता बहन, हमें भी सोने के कपड़े सी कर दीजिए ना, हमें भी पहनने हैं ये कपड़े। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। तभी कविता बड़े सच्चे मन से अपनी बाकी चारों भाभियों के लिए उस चमत्कारी धागे से कपड़े सीती है, जिसके बाद वो सब कुर्ते उस चमत्कारी धागे से सोने के बन जाते हैं। भाभियों, अब आपको फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब आप ये सोने के कपड़े पहनकर बाहर जाइए। तभी सुजाता की पांचों बहुएं वो सोने के कपड़े पहनकर बाहर आती हैं, तो गांव वाले उनके सोने के कपड़े देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे ये क्या कमाल हो गया, तुम भिखारियों के पास ये सोने के कपड़े कहाँ से आ गए? काकी जी, ये हमारी ननंद कविता बहन ने सिया है। तभी पांचों शीला और सबको उस चमत्कारी धागे का कमाल बताते हैं। क्या? फिर तो मैं भी कविता के पास कपड़े सिलवाने जाऊंगी और अपने कपड़ों को सोने का बनवाऊंगी। अगले दिन सुजाता के घर के बाहर महिलाओं की लाइन लग जाती है और सब अपने कपड़े सिलवाने कविता के पास आते हैं। पर जो खराब नियत और सोने के लालच में कपड़े सिलवाने आता था, उनके कपड़े सी तो जाते थे पर वो सोने के नहीं बनते थे, और जो नेक नियत लेकर कपड़े सिलवाने आते थे उनके कपड़े सोने के बन जाते हैं। इसी तरह कविता अपने हर कपड़े को सोने का बना देती है, जिसके बाद सुजाता के परिवार वालों की गरीबी एकदम से दूर हो गई और कविता के पांचों भाई भी शहर से चले आते हैं और सब मिलकर एक बड़े से घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी गरीब सास सीता सर पर लकड़ी की गठरी लिए घर आती है, जहाँ 6 महीने की रूही कतरन की बनी गुदरी पर सोए हुए रो रही होती है। अरे बहू, बेचारी ये मासूम बच्ची कब से दूध के लिए बिलखे जा रही है और तू है कि कपड़े सीने में लगी हुई है। बस माँ जी, आप 2 मिनट रूही को संभाल लीजिए, बस ब्लाउज पूरा होने ही वाला है, इस पर एक पक्की सिलाई चलानी है। अपनी दूधमुही बच्ची को दूध पिलाने के लिए वो गरीब दर्जी बहू
जल्दी जल्दी ब्लाउज सिलने लगती है। तभी मशीन की सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है और उसकी उंगली से बहुत खून बहने लगता है। आह माँ, मेरा हाथ। क्या हुआ बहू, तो ठीक तो है? नीलो जरा देख तो तेरी भाभी को क्या हुआ। माँ जी मैं ठीक हूँ, आप बेवजह नीलो को परेशान कर रही हैं। हे भगवान भाभी, आपका तो इतना हाथ कट गया, कितना खून बह रहा है, मैं दवाई लगा देती हूँ। नीलो जल्दी से अपनी भाभी को दवाई लगा देती है। लाइए माँ जी, रूही को मुझे दे दीजिए, अब मैं ठीक हूँ। ये ले बहू। आले ले ले, मेरी रानी बेटी को भूख लगी है, माँ के पास आजा, दूध पीना है मेरी प्यारी बच्ची को। तभी अचानक से रूही जोर जोर से रोने लगती है। इतने में अखिलेश और हरिया भी पसीने में भीगे हुए घर आ जाते हैं। क्या बात है अनीता, रूही इतना रो क्यों रही है? पता नहीं अखिलेश जी, जिद्दी बच्चे की तरह रोई जा रही है, दूध भी नहीं पी रही। बहू लगता है इसे गर्मी लग रही है, देख कैसे पसीने से भीगी है। ला तू इसे मुझे दे दे, मैं इसे बाहर थोड़ी हवा में घुमा कर लाता हूँ। अले ले 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 ले, क्या हुआ मेरी प्यारी प्यारी पोती को गर्मी लग रही है? अनीता की शादी अखिलेश से हुई थी। परिवार में माँ बाप, बहन और अनीता के साथ अब उसकी बेटी भी है। अखिलेश एक मोची है जो दिन भर कड़ी धूप में भरी गर्मी में फुटपाथ पर बैठकर लोगों के चप्पल जूते सिलता था। बदले में उसे मामूली से पैसे मिलते और वही हरिया बढ़ते उम्र में भी थोड़ा बहुत मजदूरी का काम करता। ऐसे में कभी काम चलता तो कभी 1 रुपए की कमाई भी नहीं होती, जिस वजह से उन्हें भूखा भी सोना पड़ता। ये सब देखकर अनीता दर्जी का ही काम शुरू कर देती है और जैसे तैसे घर की दाल रोटी चलती। मगर उसके ससुराल में पंखा, कूलर, फ्रिज जैसी कोई भी सुविधा नहीं थी। इस वजह से गिने चुने ग्राहक ही उस गरीब दर्जी बहू से गर्मी में उसके घर कपड़े सिलाने आते। इसी तरह से समय गुजरता गया और रूही अब बड़ी हो गई। माँ देखो ना, गली में ठेले वाला बर्फ वाला गोले बेचने आया, मुझे 10 रुपए दे दो ना माँ, मुझे भी बर्फ वाला गोला खाना है। ऐसे जिद नहीं करते रूही, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपनी माँ के पैसे देने से मना करने पर रूही रोते हुए जाकर घर के बाहर दरवाजे पर बैठ जाती है। तभी अमीर रोमा अपनी 5 साल की बेटी पीहू को लेकर आती है। पीहू, तुम थोड़ी देर के लिए रूही के साथ खेलो, मैं आंटी को ब्लाउज का नाप दे दूं। ओके मम्मा। अरे रोमा जी, आप यहाँ? कैसी हो अनीता? जी अच्छी हूँ। उफ अनीता, तुम्हारे घर में कितनी गर्मी है, पता नहीं तुम इस गर्मी में कैसे रहती हो। यहाँ तो अच्छा खासा बंदा भी 5 मिनट में आलू की तरह उबल जाए। एनीवे, ये ब्लाउज सिलना है। एक्चुअली कल मेरे घर में पार्टी है तो मुझे ये पहनना है। हमने अपना घर रेनोवेट करवाया है और इस बार फ्रिज, एसी सब न्यू ले लिया। मेरी पीहू तो सारा दिन एसी के आगे बैठकर पूरी की पूरी भरी हुई फ्रिज से जूस, पानी, केक, पेस्ट्री सब खाली कर देती है। रोमा आंटी, ये फ्रिज तो वही होता है ना जिसमें बर्फ जमाते हैं? क्या आप मेरे लिए भी अपने फ्रिज में से थोड़ी सी बर्फ जमाओगी? ये सुनकर रोमा की बेटी पीहू चिढ़कर रूही को जमीन पर धक्का दे देती है और कहती है, नहीं, मेरी मम्मा तुम्हें बर्फ नहीं देंगी, तुम गरीब हो और तुम्हारी फ्रॉक भी जगह जगह से फटी हुई है। चलो मम्मा यहाँ से, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। रोमा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और रूही रोते हुए कहती है, माँ आप भी एक फ्रिज खरीद लो ना, मुझे भी फ्रिज का बर्फ वाला पानी पीना है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, आप बस फ्रिज खरीद लो, फिर मैं ये फटी पुरानी फ्रॉक में भी रह लूंगी। मैं आपसे नई फ्रॉक खरीदने को भी नहीं कहूंगी, पक्का। रूही की बातें अनीता के मन में घर कर जाती हैं। वहीं अब और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तभी एक सुबह जब सीता लकड़ी काटने जंगल जाने वाली होती है तो धूप भरी गर्मी से बेहोश हो जाती है। माँ, आप ठीक तो हैं? नीलो, मैं ठीक हूँ, अब मुझे लकड़ी लेने जाना है। माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, लकड़ी लेने मैं जाऊंगी। बहू कुछ खाकर तो जा। वहीं खा लूंगी माँ जी। ये कहकर वो गरीब दर्जी बहू अपने साथ रोटी और प्याज लेकर जंगल आकर लकड़ियां काटती है और थक कर वो रुक जाती है। भूख लगी है, पहले थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। इतने में एक 80 साल की कुबड़ी बुढ़िया उसके पास आती है। बेटी, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खिला दो। मगर अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए इस रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं। तुम यही दे दो, भूख में तो रूखी सूखी रोटी भी अमृत लगती है। खा चुकने के बाद वो बुढ़िया अनीता का परेशान चेहरा देखकर उसे एक पोटली देती है। परेशान मत हो बेटी,
ये लो, इस पोटली में जादुई जड़ें हैं, इसे ले जाकर किसी भी कपड़े के बीच रख देना, फिर देखना तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये बताकर बुढ़िया गायब हो जाती है। वहीं अनीता घर आकर पोटली के अंदर से एक जादुई जड़ निकालकर अपनी बेटी के फटे हुए फ्रॉक के बीच में रख देती। तभी अचानक से तेज चमक के साथ वो फटा हुआ फ्रॉक बर्फ के ठंडे फ्रॉक में बदल जाता है। ये तो सचमुच में जादू है। बर्फ का फ्रॉक देखकर रूही बहुत खुश होती है और जल्दी से उसे पहन लेती है। अरे वाह माँ, ये बर्फ का फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि एसी जैसी ठंडक है। ये तो सचमुच में तूने कमाल ही कर दिया मेरी दर्जी बहू। क्या तू अपनी सास और नंद के लिए भी ऐसे बर्फ के कपड़े बना सकती है? हाँ माँ जी, मैं आप दोनों के लिए भी बर्फ की ड्रेस बनाऊंगी और खास करके अपनी ननद नीलो के लिए। कहो नीलो, तुम्हारे लिए बर्फ की कैसी ड्रेस बनाऊं? भाभी, मैं बर्फ का गाउन पहनना चाहती हूँ। अनीता अपनी नंद के लिए बचे हुए कपड़ों के कतरन को जोड़कर उस भरी गर्मी में मेहनत से गाउन सिलती है और उसके बीच उस बूढ़ी अम्मा की दी हुई जड़ को रखकर बोलती है, मैं चाहती हूँ कि ये गाउन बर्फ के सुंदर गाउन में बदल जाए। उस गरीब दर्जी बहू के ये कहते ही वो गाउन तेज चमक से भर जाता है और देखते ही देखते वो बर्फ के गाउन में बदल जाता है। फिर इसी तरह से वो गरीब दर्जी बहू अपनी सास के लिए भी बर्फ की साड़ी बनाकर उसे देती है। ये तो कमाल ही हो गया भाभी, ये बर्फ का गाउन देखने में एकदम हीरे के गाउन जैसा लग रहा है। मैं इसे पहन कर आती हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपकी गरीब दर्जी बहू की तरफ से आपके लिए ये बर्फ की साड़ी। अब आपको ये फटी पुरानी और कतरन लगी साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दुख भरे दिन गए माँ जी। अपनी दर्जी बहू की ये बातें सुनकर उसकी गरीब सास की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वह सभी बर्फ की ड्रेस पहन लेते हैं। इतने में अखिलेश और हरिया भी घर आते हैं, मगर उनके शरीर पर गर्मी से बहुत सारे दाने निकले होते हैं। हे भगवान, अरे इतनी गरीबी भरे दिन दिखाने से बढ़िया तू मेरी मिट्टी क्यों नहीं उठा लेता। तू तो आराम से उस आसमान में अपने स्वर्ग जैसे घर में मखमल की गद्दी पर बैठा है, मगर हम गरीबों को तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कड़ी धूप भरी गर्मी में हड्डियां गलाना पड़ता है। हे राम, बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी, संभालिए खुद को, पता नहीं भगवान क्या हो रहा है। पूरा शरीर इस धूप के कारण तेजाब की तरह जल रहा है। पता नहीं ये भगवान हमसे चाहता क्या है। थोड़ी खुशी देता है और फिर उसे छीन लेता है। कितनी बार कहा था कि एक आधा सूती का कपड़ा खरीद लो। इतने सालों से ये खादी का फटा पुराना कुर्ता पहनकर काम चला रहे हो, तो यही होगा ना। बहू कुछ कर। जी माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। अपने ससुर और पति को दर्द में देखकर वो गरीब दर्जी बहू जल्दी से उनके पुराने कपड़ों के बीच में जादुई जड़ को रखती है, जिससे कि वो कपड़े पूरी तरह से बर्फ के चमचमाते नए कपड़ों में बदल जाते हैं। अखिलेश जी, बाबूजी, आप दोनों जल्दी से ये बर्फ के कपड़े पहन लीजिए। मुझे भरोसा है इससे आप ठीक हो जाएंगे। फिर जैसे ही अखिलेश और हरिया वो बर्फ का बना हुआ कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तभी उनके शरीर के सारे दाने और घमौरी भर जाते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और अनीता इस जादू को अपने दर्जी के काम में ले आती है, जिससे वो ग्राहकों के सिले कपड़ों में जादुई जड़ का इस्तेमाल करती है और वो ठंडक से भर जाते, जिससे कि अब उस गरीब दर्जी बहू से कपड़े सिलवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती।